हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारे इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस से, जो है फेडरलिज्म। हिंदी में इसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का अपग्रेडेशन ही है। इस चैप्टर में हम सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म क्या होता है, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एक सिंपल वर्ड में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फेडरलिज्म का मीनिंग है डिसेंट्रलाइजेशन से। मीन्स बेसिकली वी विल टॉक अबाउट पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, व्हाट इज फेडरलिज्म, चलिए देखते हैं इसका ओवरव्यू। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव नोटेड दैट प्रीवियस चैप्टर जो हमारा पावर शेयरिंग था, उसमें हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखे, श्रीलंका का एग्जाम्पल देखे। बेल्जियम कंट्री में पावर शेयरिंग का कैसा तरीका अपनाया गया। बेल्जियम में पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया गया। बट श्रीलंका में इसका अपोजिट केस हुआ। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया, जहाँ पे सिंगला लैंग्वेज को, सिंगला पब्लिक को, सिंगला पीपल को एजुकेशन में और सारी जगह प्रेफरेंस दिया गया, ये फॉलो किया गया। इंडिया का फीचर्स कैसा है डियर स्टूडेंट्स। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किस टाइप के फीचर्स को, कंट्री का फॉर्म क्या रखा है, ये हमारी फेडरल कंट्री है या यूनियन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम करेंगे। वीडियो में एंड तक के बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट है। मैं एमपी मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। एमपी की एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। आप जिस स्टेट में वीडियो देखेंगे वहाँ की एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। एंड हमारे लोकल लेवल में सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायत के नाम से भी जानते हैं, म्यूनिसिपालिटी के नाम से भी जानते हैं, जो सिटी में होती है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, गवर्नमेंट के। और इनके बीच में क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, लोकल गवर्नमेंट के लोकल इश्यूज से रिलेटेड रूल्स होते हैं, ड्रेनेज, क्लीनिंग, सैनिटेशन, ऑल दोज थिंग्स। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया स्टेट, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इट इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर में पावर शेयरिंग के हम किस फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का सीधा सिंपल मीनिंग है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड इट, व्हाई डू वी नीड फेडरलिज्म एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फेडरल कंट्री और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक ग्रुप या किसी एक पर्सन के हाथों में चला जाता है, तो इससे स्टार्टिंग होती है डिक्टेटरशिप की। इसलिए हमेशा कहा जाता है, और ये बेटर भी होता है वर्किंग के लिए, कि पावर को शेयर किया जाए। ओके, इस चैप्टर में इसी बारे में हम बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म। आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो राज्यों का संघ है। ओके, आगे बात करते हैं। अ डिस्कशन ऑन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉलोड बाय व्हाट इज फेडरलिज्म। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बेल्जियम में क्या इश्यूज थे, श्रीलंका में क्या इश्यूज थे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या मेजर्स को अपनाया, और हम यूएसए से कैसे डिफरेंट हैं, हम रशिया से कैसे डिफरेंट हैं, क्या डिफरेंट पॉलिसीज है, क्या हमारे फेडरलिज्म में अंतर है या उनके फेडरलिज्म में डिफरेंस है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कभी भी कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जनरली उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर शेयर करे या ना करे। अब बात करते हैं, यूएसए कंट्री है, आप सबको पता है यूएसए। दिस माइट नॉट बी विजिबल राइट नाउ, सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यूएसए कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं।
यूएसए के छोटे छोटे स्टेट्स जब चाहे यूएसए से अलग होके अपने एक सेपरेट या ऑन कंट्री फॉर्म कर सकते हैं. इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, सो यूएसए में एक्चुअली हुआ क्या है, पहले ये छोटे छोटे स्टेट से ये आपस में मिले और इन्होंने एक कंट्री को फॉर्म किए. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया के केस में क्या है, इंडिया एक ऑलरेडी कंट्री है. इंडिया ने अपने स्टेट्स के बीच में पावर को शेयर किया है. इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट है. फेडरेशन में कोई एंटिटी, कोई ग्रुप जब चाहे उस ग्रुप से, फेडरेशन से सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है. बट इन केस ऑफ इंडिया, नो स्टेट कैन बी सेपरेटेड. इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दो दे कैन चेंज देयर बाउंड्री, दे कैन चेंज नेम, द बाउंड्रीज कैन बी अल्टर बिटवीन टू स्टेट्स, बट एक स्टेट्स अलग होके एक सेपरेट कंट्री फॉर्म नहीं हो सकता. इन हिंदी लेट मी टेल यू, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत देश तेरा नाम रहेगा. भारत देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता. यही खास बात है इंडिया के यूनियन की. और फेडरेशन में अलग हो सकते हैं, बट हमारे कुछ फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन के भी हैं. चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं. बने रहिए इस वीडियो में. श्रीलंका में कैसा एग्जाम्पल देखें. श्रीलंका ने फॉलो किया यूनिटरी सिस्टम, मतलब कि सिंहली लैंग्वेज को प्रेफरेंशियल देना, बुद्धिज्म को फॉस्टर करना. बेल्जियम में क्या फॉलो किया, बेल्जियम में फ्रेंच लैंग्वेज भी वाले थे, डच लैंग्वेज वाले भी थे और 1% जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे. तो इन सब के बीच में पावर को शेयर किया गया. सो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट दे कुड हैव डन. बट श्रीलंका ने प्रॉब्लम क्रिएट की खुद से. तो दैट्स वाई जब यूनिटरी सिस्टम जब भी आएगा, पावर एक ग्रुप, एक कंट्री, एक पार्टी, एक फैमिली के हाथों में जाएगा तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही होगा. बाद में श्रीलंका में लिट्टी इशू आप सभी जानते हैं, जिसका कॉज अल्टीमेटली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की असैसिनेशन, पॉलिटिकल किलिंग से मिलता है. ओके, नेक्स्ट. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. श्रीलंका में जो तमिल्स थे वो क्या चाहते थे, श्रीलंका कैसा बने, फेडरल सिस्टम बने. लेकिन वहाँ के लोकल नेटिव बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट पीपल जो वहाँ के नेटिव थे वो कौन थे डियर स्टूडेंट्स, सिंहलीस, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे. वो क्या चाहते थे कि क्या फॉलो किया जाए, वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाए, बुद्धिज्म को फॉस्टर किया जाए और प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अपनाया जाए. बट फेडरेशन का क्या मीनिंग होता है, फेडरेशन कैसे फॉलो किया जाता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ. फेडरेशन के कुछ फीचर्स डियर स्टूडेंट. इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे पहले बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया में क्या डियर स्टूडेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स. ये सारे आर्टिकल्स में, स्केड्यूल्स में या पार्ट्स में ईच एंड एवरी प्रोविजन विच इज नेसेसरी फॉर द कंट्री एंड फॉर एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीजन, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है. तो सभी के लिए सभी चीज़ें मेंशन है और पावर शेयर्ड है. यही फीचर क्या हुआ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फीचर हो गया फेडरलिज्म का. एक सेकंड फीचर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या मैंने कहा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है. अब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, देखिए यहाँ पे 395 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स, 22 पार्ट्स हैं. इसमें माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, एससीज, एसटीज, ओबीसी, जनरल, गरीब, अमीर, सभी के लिए सारे प्रोविजंस हैं. बट कभी किसी दिन कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहे, तब उस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हमारे देश भारत में कुछ भी नहीं है, ना होगा. सो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती, ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा हो. ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट, वो वहाँ पर है, तो नो नीड टू वरी फॉर दैट. सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. पावर शेयरिंग की बात करेंगे इस चैप्टर में पूरी. नेक्स्ट चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे.
Federation has two levels of government. The government for the entire country. फेडरेशन में ना सारी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है और पर्टिकुलर स्टेट के लिए गवर्नमेंट होती है. इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है टू टायर गवर्नमेंट. टू टायर गवर्नमेंट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग टायर यू कैन राइट टू लेवल गवर्नमेंट. सो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. वी आल्सो कॉल इट यूनियन गवर्नमेंट. फर्स्ट लेवल पे डियर स्टूडेंट क्या मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इसके सबऑर्डिनेट या लोअर लेवल पे आपको क्या मिलेगी? हमेशा जरूरी नहीं है कि लोअर लेवल है सबऑर्डिनेट ही हो, इसके पैरेलल भी वर्क हो सकता है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट. सो फेडरेशन में हमें हमेशा आपको टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने मिलेगी. सेंट्रल इंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होगी. तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर सेम सिटीजन के ऊपर रूल करेंगे. ये दोनों मिलकर सेम सिटीजन के ऊपर रूल करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अदर सिटीजन के ऊपर रूल करेगी और स्टेट गवर्नमेंट किसी अदर सिटीजन के ऊपर रूल करेगी. जैसे आपके ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, बट आप सिटीजन्स तो एक ही है ना. सो दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरेशन और फेडरलिज्म. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल लेवल के मैटर्स, इंटरनेशनल लेवल के मैटर्स या सिचुएशन या इश्यूज को हैंडल करेगी. और स्टेट गवर्नमेंट क्या वर्क करेगी? जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट्स के उससे रिलेटेड डीलिंग करेगी. ओके. आपके घर में कोई चोरी हो गई, आपके लोकेलिटी में सिविक या म्यूनिसिपैलिटी या ड्रेनेज प्रॉब्लम है, so you will not call or you will not complain to the central government directly. First you will consult or you will discuss your problem with the local government. So that is the very purpose of the state government. Now let us proceed. Both is the level of government enjoy their power independent of other. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर एक दूसरे से सेपरेट है. ये दोनों एक दूसरे की पावर या अथॉरिटी को ओवरराइड नहीं कर सकते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी बात है फेडरलिज्म का जो भी एक फीचर है जिसे हम जानते हैं थ्री लिस्ट ऑफ पावर के नाम से. थ्री लिस्ट ऑफ पावर. थ्री लिस्ट ऑफ पावर. सबसे पहले डियर स्टूडेंट है यहाँ पे सेंटर लिस्ट. सेंटर लिस्ट और वी आल्सो नो इट एज यूनियन लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट. सेकंड होती है डियर स्टूडेंट स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, संघ सूची. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी मैं वर्डिंग बोलते चलूँगा. एंड लास्ट होती है डियर स्टूडेंट कॉन्करेंट लिस्ट. वी नो इट एज समवर्ती सूची हिंदी कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये क्या है भाई? थ्री लिस्ट ऑफ पावर या थ्री लिस्ट क्या है पावर की? अलग अलग क्यों है? सो डियर स्टूडेंट्स सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स होते हैं उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. स्टेट लिस्ट में जो मैटर होते हैं उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. कॉन्करेंट लिस्ट में जो इश्यूज होते हैं उस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है. बट यदि दोनों गवर्नमेंट एक साथ किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा. और एक फोर्थ होता है बट जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और जो अलग से मेंशन ही है, बस उसके लिए रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट के फॉर्म में मेंशन है. रेसिड्यूअरी क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऐसे कोई इशू से सब्जेक्ट आ जाए जो ना पार्ट है सेंट्रल का, स्टेट का, कॉन्करेंट लिस्ट का, तो रेसिड्यूअरी मतलब एक्स्ट्रा में आ जाते हैं. अब इस पे लॉ कौन बनाएगा? इस पे लॉ भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. ओके. सो थ्री लिस्ट ऑफ पावर है, पावर शेयरिंग हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इसलिए that is why three list of power is one of the feature of federalism. ये भी संघवाद का एक फीचर है. नेक्स्ट, हमारे ये मैप आपके टेक्स्ट बुक में होगा. 193 कंट्रीज हैं, उसमें से 25 कंट्रीज क्या फॉलो करती हैं? फेडरलिज्म या फेडरल पॉलिटिक्स. रशिया, इंडिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान, यू कैन से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, बोस्निया एंड हर्जेगोविना. ओके. ये कंट्रीज तो 193 में से 25 हैं, बट इट ऑलमोस्ट कवर्स द 40 to 45% पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड. सो बेसिकली मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज डिफरेंट फेडरलिज्म को ही फॉलो कर रही हैं. ओके. नाउ लेट अस प्रोसीड.
Most of the large countries of the world are federations. Can you notice an exception to this rule in this map? देखिए डिफरेंट, चाइना है, मॉडर्न कंट्री है, बड़ी कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, बट यहाँ पे फेडरेशन नहीं है, यहाँ पे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म, ओके। एंड कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले लोग वी कॉल देम कम्युनिस्ट। नाउ डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एक ही लेवल गवर्नमेंट का होता है, और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी के नीचे सारी गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की सुनेगी नहीं यूनिटरी सिस्टम में। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, देयर आर मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एंड सबके पावर सेपरेट होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट। ओनली यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट। जब भी मैं फेडरल सिस्टम की बात करूंगा, आप अपने माइंड में यूएसए का एग्जांपल लेना, इंडिया का एग्जांपल आप लेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज। व्हाई? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन के भी स्ट्रक्चर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड यूनिटरी फॉर्म के भी स्ट्रक्चर हैं। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में दोनों स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, नो पावर टू लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर्स नहीं होती, सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास होता है, फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑन पावर। जैसे यूएसए का एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ। सो यूएसए में डियर फ्रेंड देयर आर 50 स्टेट्स हैं। अब वहाँ के हर एक सिटीजन यूएसए का भी सिटीजन है, और वो जिस स्टेट में रहता है उसका भी सिटीजन है। इन दिस वे द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका enjoy the rights and facilities and perks of the central USA as well as of that particular state। दो सिटीजनशिप का प्रोविजन है यूएसए में, और यूएसए के हर एक स्टेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकता, उनकी ऑन सेपरेट कोर्ट है। सो ये क्लासिकल और बेस्ट एग्जांपल किसका होता है, फेडरल सिस्टम का। बट दैट कैन वर्क इन द यूएसए, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द India, because India is a rich and diverse population demography, so we have a different kind of system. We have federation along with the unitary system. Answerable to central government, unitary system में central government ही answerable होती है। Next, sorry, unitary system में local government central government के लिए answerable होती है, central government किसी की answerable नहीं होती है। दो it is for the court, state government not answerable to central government, both are answerable to people। फेडरल सिस्टम में सब लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए आंसरेबल हैं, जिम्मेदार हैं पीपल के लिए, सिटीजन के लिए, क्योंकि वेलफेयर का ही कॉन्सेप्ट है फेडरेशन। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है, फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हम इसे, लोकल लेवल सेकंड लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, काउंटी गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो डियर स्टूडेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इंडिया में इस टाइप का फेडरेशन स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ओके, जैसे कि हम एमपी से हैं, तो एमपी एक स्टेट हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट बालाघाट हो गया, बालाघाट की म्यूनिसिपैलिटी, बालाघाट में जनपद पंचायत, जिला पंचायत। So this is the example of federalism. Next example, next point. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, whether it is central government or state government, they both are ruling the same citizen. मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ एंड मैं इंडिया का निवासी हूँ, तो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। सो देयर माइट बी सम डिफरेंट रूल्स ऑफ बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, बट द सिटीजन इज सेम। सो ये क्या रूल हुआ, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन है हम, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ। जुरिडिक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जहाँ पे किसी अथॉरिटी की पावर एप्लीकेबल होती है जिस प्लेस तक के, उसे ही बोलते हैं जुरिडिक्शंस। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट या और दिल्ली हाई कोर्ट,
सारे मैटर्स कहाँ के देखेंगे, अपने अपने एरिया के। एमपी के जो इश्यूज या मैटर हैं वो जबलपुर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देखा जाएगा। स्पेसिफिक मैटर लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है बहुत सारे गुड्स में, सो उसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो दोनों के लिए टैक्स डिवाइडेड है ताकि कोई इश्यूज फाइनेंस से, रेवेन्यू से ना हो सके। थर्ड पॉइंट, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन, स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन एंड इवन द जुरिडिक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये स्पेसिफाइड है कि ये कहाँ कहाँ रूल करेंगी, इनके क्या राइट्स हैं, क्या ये इंटरफेयर कर सकते हैं, नहीं, ऑल्दो दे डोंट इंटरफेयर। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इनका एग्जिस्टेंस बने रहेगा, इनकी अथॉरिटी बनी रहेगी, इनके पास पावर्स रहेंगी। ये सारे राइट डियर स्टूडेंट इनको कहाँ से दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। सो थैंक्स टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये स्ट्रक्चर या सेटअप हमारी कंट्री के लिए किए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब सपोज डियर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, संविधान संशोधन का, तो संविधान संशोधन ही संविधान में दिया गया है कि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ we can amend the constitution. Basically we here stands for the parliament. So parliament has the authority to amend the constitution, but they can't do it alone. They need the special majority to amend the constitution. और कोई भी लॉ या रेगुलेशन जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से है तो उस स्टेट से भी डिस्कशन करना होगा। और केशवानंद भारती केस में एक बहुत अच्छा फैक्ट निकल कर ये आया या वर्डिक्ट निकल कर ये आया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स की गवर्नमेंट की इच्छा हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर दें, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, citizenships के right, though they can do some amendments but they cannot change the entire constitution. So हमारे पास है ना सुप्रीम कोर्ट हमारे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Such changes require the consent of both the levels of the government. यदि कुछ अमेंडमेंट करना है तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट की परमिशन या डिस्कशन जरूरी होता है। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. इंडिया में एपेक्स कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है, देन हाई कोर्ट होता है, देन लोअर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना कि किस शब्द का क्या मीनिंग है, कुछ लिखा हुआ है उससे क्या मतलब है, प्रीएम्बल में क्या बातें लिखी गई हैं, आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है उसका क्या मतलब होगा। हु विल इंटरप्रेट दिस, हु विल टेल द मीनिंग ऑफ दैट थिंग टू एवरीवन, दो यू नो, बट देयर इज सुप्रीम कोर्ट हु हैज द राइट, authority and power to interpret the constitution. I think you got that. कोई मतलब लिखा हुआ है कि that person is the citizen of India. अब यहाँ पर citizen वर्ड का क्या मतलब होगा, सुप्रीम कोर्ट will tell you that. So इसी को बोलते हैं डिस्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द एम्पायर। हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में क्या है डिस्टेंट, सुप्रीम कोर्ट। सो कोई भी इश्यूज आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सो हु इज गोइंग टू सॉल्व दैट और रिजॉल्व दैट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट द फेडरल सिस्टम डज द ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के डिस्ट्रिक्ट क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरेशन रहेगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा और डिक्टेटरशिप की पॉसिबिलिटी कभी नहीं रहेगी। पावर जब भी किसी इंडिविजुअल के हाथ में जाएगा सो इट विल लीड टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप। जैसे कि आप रशिया में देख सकते हैं, दो रशिया इज नॉट अ डिक्टेटर कंट्री, दे हैव द इलेक्शन। चाइना भी डिक्टेटर नहीं बोलेंगे। चलिए बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप, पावर सिर्फ किम जोंग उन के पास है नॉर्थ कोरिया में, देख रहे हैं आप।
फेडरेशन तो दूर दूर तक ही नहीं आ सकता। और फेडरेशन का ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड इज व्हाट, हमारा देश भारत एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का बेजोड़ उदाहरण है इंडिया, भारत। अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, डिफरेंट फेथ, बिलीफ, सब लोग एक साथ शांति से, आराम से, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत के साथ इस देश में रहते हैं। यही तो पर्पस है किसका, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। और ये किसका फीचर वर्ड, ये स्टैंड फेडरलिज्म का। सो आज के इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसके पार्ट सेकंड में जल्दी मिलेंगे। कोई फीडबैक, सजेशन, क्वेरी, कंप्लेंट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दैट्स योर मैंग सर, सी यू टुमारो। जय हिंद।